नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। भारत 24 पर आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। आज इस शो को करना मेरे लिए फख्र की बात है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं और शुभकामनाएं इस बात की भी कि आज इतिहास रच गया है जननी का। आज पहली बार संसद सत्र की शुरुआत हुई। नए नवेली बिल्डिंग में सांसद पहुंचे। हर किसी की नजर आज उन सांसदों पर थी, उनकी कार्यवाही पर थी, क्योंकि कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई और तब से ही एक ऐसे फैसले की चर्चा शुरू हो गई जो ऐतिहासिक था। तो आज आपके लिए इस द रूबिका लियाकत शो विमेन स्पेशल में क्या कुछ खास है, आपको एक झलक बता देना चाहती हूँ। तो आज आपको बकायदा ये जानने को मिलेगा कि महिलाओं को सौगात कैसे हुई है ऐतिहासिक शुरुआत। महिला आरक्षण की हकीकत क्या है वो आप जानेंगे और फिर आधी आबादी की शक्ति को नमन करने का भी वक्त होगा। फिर विश्व गुरु भारत नई संसद से कैसे नई इबारत, ऐतिहासिक इबारत लिखने वाले हैं वो भी आप जानेंगे और नारी शक्ति की बात होगी मेरा हिंदुस्तान सेगमेंट में। फैसला, वो ऐसा फैसला जो सियासत और देश की आधी आबादी के भविष्य को बदलने वाला है। नए संसद भवन में जब लोकसभा की पहली बैठक शुरू हुई तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश की आधी आबादी के लिए एक बड़े तोहफे का ऐलान किया। अब सवाल यह है कि आखिर जो मोदी सरकार बिल लेकर आई है उसमें ऐसा क्या है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति। तो बताइए इस बिल में ऐसा क्या है जो महिलाओं को इससे फायदा होगा और क्यों इस बिल की चर्चा कल से ही हर तरफ हो रही है, क्यों इसे सियासत बदलने वाला फैसला बताया जा रहा है, आप जानेंगे। केंद्र सरकार ने जिस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को आज लोकसभा में पेश किया है, अगर वो लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो जाता है तो लोकसभा सभी राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की विधानसभा में 33% यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं जिनमें 23% महिलाओं को आरक्षण मिलना तो 181 महिला सांसद होंगी। अभी महज 82 महिला सांसद लोकसभा में है, यानी सिर्फ 15.2%। ये भी तब जब मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा महिला सांसद लोकसभा में है, यानी इससे पहले यह आंकड़ा और कम हुआ करता था। अब आप सोचिए कि देश में महिलाओं की आबादी कितनी है, 50%, और लोकसभा में प्रतिनिधित्व कितना है, महज 15% के करीब। देश में महिलाओं की आबादी है 50%, लेकिन संसद में आज की तारीख में, और वो भी आज इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा आज की तारीख में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है संसद में, और कितना है वो, मतलब एट द मैक्स अगर जा रहा है तो वो 15% है। यही वो कारण है जिसकी वजह से नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 लाया गया। अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी। जिस बात को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं उसकी सच्चाई आंकड़े भी बता रहे हैं। लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व का क्या हाल है वो हमने आपको बताया 15%। अब आपको देश भर की विधानसभाओं के हालात भी बताती हूं। देश भर में अलग अलग राज्यों की विधानसभा के लिए चुने जाने वाले विधायकों की संख्या कितनी है, 4,414। महिला विधायक कितनी है, 365, यानी कितना हुआ कुल मिलाकर 9%।
हिमाचल प्रदेश में एक महिला विधायक है। 4114 देश में कुल विधायक, महिला विधायक उनमें से कितनी? 9%। और वो आंकड़ा क्या होता है? 365। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करूं तो वहां पर महज एक विधायक है। ये आंकड़े भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। दुनिया के कई देशों में महिला प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण का प्रावधान है। पाकिस्तान में महिलाओं को नेशनल असेंबली में 17% रिजर्वेशन मिला हुआ है। फ्रांस में 50%, साउथ कोरिया में 50%, नेपाल में 33%, अर्जेंटीना में 36%, मैक्सिको में 36%, कोस्टारिका में 36%, बांग्लादेश में 50% जो सीटें हैं, माफ कीजिएगा 50 सीटें जो हैं 350 सीटों में से वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी कई देशों में महिला आरक्षण अपना लिया गया है। और अब बारी हिंदुस्तान की है, भारत की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि उनके जिम्मे ही महिलाओं को सही प्रतिनिधित्व देने का काम आया है। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसके पीछे का मुख्य कारण महिला प्रतिनिधित्व के चिंताजनक आंकड़े हैं, क्योंकि सांसद और विधायकों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व पर बात आज तक किसी ने नहीं की। महिला आरक्षण को लेकर भी चर्चा आज की नहीं है, लेकिन इस बार बिल के पास होने की उम्मीद इसलिए सबसे ज्यादा जताई जा रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने कई ऐसे बिल फ्लोर मैनेजमेंट के दम पर पास करवाए हैं जिसके लिए बहुमत पर राज्यसभा में संदेह था। दूसरी बात यह है कि इस बार इस बिल को लेकर कोई बड़ा विपक्षी दल विरोध करता हुआ नहीं दिख रहा है। मेरा कहना यही है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस बिल का तो मैं स्वागत करता हूं। इस बिल का मैं स्वागत करता हूं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल महिला आरक्षण के समर्थन में इस वक्त खड़े हुए दिख रहे हैं। बिल पास होने से पहले ही विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेता महिला आरक्षण का क्रेडिट लेने की कोशिश में जुटे भी। कल से सोशल मीडिया पर थैंक यू सोनिया गांधी जी, थैंक यू राहुल गांधी जी, थैंक यू प्रियंका गांधी जी, इस तरीके से लगातार ट्रेंड जो है वो निकल कर आ रहा है। वो क्रेडिट हमको देते नहीं, लेकिन मैं उनके नोटिस को लाना चाहता हूं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल ये ऑलरेडी पास्ड इन 2010। हालांकि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का विरोध किया और इसमें मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिए जाने का मुद्दा भी उठाया। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। जिस मुद्दे को अब असद ओवैसी उठा रहे हैं, यही वजह रही कि महिला आरक्षण का मामला 27 सालों से अटका रहा। पहली बार महिला आरक्षण बिल 12 सितंबर 1996 को एचडी देवेगौड़ा ने, उनकी सरकार ने लेकर आया था, लेकिन लोकसभा में चर्चा के बाद बिल को संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। इस समिति के अध्यक्ष सीपीआई सांसद गीता मुखर्जी थी। समिति ने 9 दिसंबर 1996 को अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी, लेकिन इतने दिनों में सियासी हालात बदल गए और 21 अप्रैल 1997 को देवेगौड़ा सरकार गिर गई। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में महिला आरक्षण पर यह पहला कदम था जो फेल हो गया। इसके बाद 1998 में यानी 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। 25 जून 1998 को वाजपेयी सरकार ने फिर से महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया। इस बिल को
84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तहत लाया गया था। 12वीं लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी आरक्षण की मांग की और बिल का विरोध किया। इसी वजह से लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ और फिर 26 अप्रैल 1999 को मध्यावधि चुनाव की वजह से 12वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। महिला आरक्षण बिल एक बार फिर से अधर में लटक गया। दरअसल संसद को चलाने और उसके बिल को लेकर कुछ नियम हैं। संविधान का अनुच्छेद 107 क्या कहता है? कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद हर लंबित विधेयक को रद्द माना जाएगा। लंबित विधेयक का मतलब क्या होता है? वैसा विधेयक जो लोकसभा के पूरे कार्यकाल में पास नहीं हो पाया। इसी नियम के कारण महिला आरक्षण बिल हर लोकसभा के कार्यकाल में पेश तो होता, फिर अटकता। यह क्रम 99, 2002, 2003 में चला। हर बार बिल को जब भी चर्चा के लिए लाने की कोशिश हुई, हंगामा हुआ। हंगामे की सबसे बड़ी वजह महिला आरक्षण में ओबीसी के आरक्षण की मांग थी। 2004 में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी, जिसके बाद 6 मई 2008 को राज्यसभा में केंद्र की मनमोहन सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया। यह पहला मौका था। पहली बार यह बिल लोकसभा के बजाय राज्यसभा में लाया गया, लेकिन महिलाओं के सबसे बड़े अधिकार की लड़ाई फिर से अटक गई। बिल को चर्चा के लिए स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। 17 दिसंबर 2009 को स्टैंडिंग कमेटी ने बिल पर अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी, जिसके बाद 8 मार्च 2010 को बिल को फिर से राज्यसभा में लाया गया। और यह दिन इसलिए खास था क्योंकि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। इस मामले पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में बड़े अजीब हालात हो गए। यूपीए में शामिल लालू यादव की पार्टी आरजेडी, उसने बिल के विरोध में सरकार के समर्थन को तोड़ने की या सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी थी। अब सरकार को बाहर से समर्थन दे रही मुलायम यादव की समाजवादी पार्टी की बात सुनिए, उसने भी समर्थन वापसी की धमकी दे दी, जबकि इस बिल को मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का समर्थन मिला। खूब हंगामा हुआ। अगले दिन यानी 9 मार्च 2010 को बिल राज्यसभा से पास हो गया। ऐसा लगा कि अब महिला आरक्षण विधेयक कानून की जो शक्ल है वो ले लेगा। महिलाओं को एक बड़ा अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस के लिए बिल पास करवाना आसान था। वहां मेजॉरिटी थी। कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी की संख्या बिल को पास करवाने के लिए काफी थी। लेकिन यहां एक खेल हो गया। एक तारीख याद कर लीजिए, 18 मई 2014। यह वो तारीख थी जब 15वीं लोकसभा के कार्यकाल का आखिरी दिन था। 9 मार्च 2010 को महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास हुआ। उस दौरान 15वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा था, लेकिन यह बिल राज्यसभा में पास होने के बावजूद लोकसभा में पेश ही नहीं किया गया। 18 मई 2014 को 15वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही महिला आरक्षण बिल भी रद्द हो गया। राज्यसभा की मेहनत बेकार हो गई। माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। 4 साल का वक्त एक बिल के लिए कम पड़ गया, वो भी तब जब आधा काम पूरा हो चुका था। कांग्रेस सरकार ने बिल को लोकसभा में पेश क्यों नहीं किया, ये कांग्रेस बताएगी। लेकिन आज कांग्रेस मोदी सरकार के फैसले का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश तो कर रही है। लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था हमारे प्रधानमंत्री जी को, पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते।
अब 27 साल बाद एक बार फिर महिला आरक्षण बिल एक नए नाम से लोकसभा में लाया गया है। लेकिन आज जानना यह भी जरूरी है कि आखिर इस बिल का विरोध क्यों होता रहा और ये आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्या है। ये सवाल है जिसका जवाब हमने खोजा है। दरअसल कई क्षेत्रीय दलों की ये मांग रही है कि महिला आरक्षण में ओबीसी वर्ग यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व हो। मतलब देश की कुछ लोकसभा की सीटें ऐसी होनी चाहिए जहां सिर्फ ओबीसी समाज से आने वाली महिलाएं ही चुनाव लड़ सके। देश में अभी सिर्फ शेड्यूल कास्ट यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ही सीटें आरक्षित हैं। एससी के लिए देश भर में 84 ऐसी लोकसभा सीटें रिजर्व है। महिला आरक्षण लागू होने के बाद इनमें से 33% सीट यानी 28 सीट एससी जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। वहीं एसटी वर्ग के लिए 47 लोकसभा की सीटें रिजर्व है। इन 47 सीटों का 33% कितना हुआ? 15 सीट। अब वो 15 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए, यानी ओबीसी समाज के लिए कोई सीट अभी रिजर्व नहीं है। वो सामान्य सीटों से चुनाव लड़ते हैं। 412 लोकसभा की सीटें ऐसी है जहां जो चाहे वो चुनाव लड़ सकता है। 412 बशर्ते आप चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो। इसीलिए महिला आरक्षण जो मौजूदा सिस्टम है उसमें ही महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करने का प्रावधान है और अभी इस पर चर्चा होनी है, मसौदा आना है। हालांकि नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 कब से लागू होगा इस पर अभी से ही सियासत शुरू हो गई है। बिल के पैरा 5 के पॉइंट 1 में क्या लिखा है? लिखा है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 कानून बनने के बाद तभी लागू होगा जब जनगणना होने के बाद परिसीमन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2026 में होने वाले परिसीमन के बाद ही यह कानून अमल में आएगा। हालांकि बिल पर तस्वीर साफ होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। कल 7 घंटे इस पर चर्चा होनी है। सुबह 11 बजे से लेकर जो मामला है, कार्रवाई है, वो 6 बजे तक जारी रहेगी। सरकार के जवाब और विपक्ष के सवालों से ये साफ हो जाएगा कि महिला आरक्षण विधेयक, जिसे इस बार नारी शक्ति वंदन विधेयक कहा जा रहा है, इसकी बारीकियां क्या है। बिल पर चर्चा के लिए कल का पूरा दिन रखा गया है। सोनिया गांधी विपक्ष की तरफ से बहस को लीड करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि ये विधेयक बुधवार को ही लोकसभा से पारित हो जाएगा और फिर विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाएगा। लेकिन इस बिल की हकीकत क्या है, अब वो जानना आपको जरूरी है। जिस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 की बात आज हम कर रहे हैं, उसके लिए मैं देश की तमाम महिलाओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उन तमाम सरकारों को जिन्होंने इसमें थोड़ी भी पहल की है, धन्यवाद देना चाहती हूं। ये वाकई एक बहुत बड़ा फैसला है जिसकी डिमांड अरसे से हो रही थी, जिसकी जरूरत आजादी के वक्त से ही महसूस की जा रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं की संसद और विधानसभाओं में भागीदारी बढ़ाने का एक बहुत जरूरी फैसला ले लिया है। हमारी ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं या म्यूनिसिपैलिटी में 1/3 या कहीं कहीं तो 50% तक महिला आरक्षण लागू है। ये उसी आरक्षण की अगली कड़ी समझ लीजिए। मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये जो तस्वीर आप देखेंगे ये हमारे देश की पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी की हकीकत दिखाने वाली तस्वीर है। ये इन तस्वीरों से आप कुछ समझ रहे हैं? थोड़ा गौर से देखिएगा। आप इन तस्वीरों से क्या समझ रहे हैं? ये थोड़ी पुरानी तस्वीर है। ये ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच इस वक्त शपथ ले रहे हैं। पंचायत में आरक्षण के हिसाब से तस्वीर में हर तीसरी जगह महिला को होना चाहिए। और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें कोई भी महिला आपको नजर आ रही है? ध्यान से देखिए, हर तीसरा शख्स एक महिला होनी चाहिए, पर वहां आपको महिला दिख रही है। सब पैंट शर्ट पहनकर मर्द हैं जो शपथ ले रहे हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश की है। यहां दमोह जिले में एक पंचायत है गैसाबाद, जहां सरपंच की सीट महिला के लिए आरक्षित थी और पंचों के चुनाव में भी 33% आरक्षण था। लेकिन जब शपथ लेने की बारी आई तो उनकी जगह या तो उनके पति या बेटे शपथ लेने के लिए पहुंच गए
और ताज्जुब की बात यह है कि जिस सरकारी कर्मचारी पर शपथ दिलाने की जिम्मेदारी थी, उसने महिलाओं की जगह इन सबको शपथ भी दिला दी। और ऐसा कई जगहों पर हो चुका है। आप सुनिए। जिसमें मेरी पंचायत के सभी गांवों का विकास हो, सभी बालक बालिका स्कूल जाएं, उन्हें प्रतिदिन मध्याह्न भोजन मिले। ये तस्वीरें हमारे हिंदुस्तान की हकीकत है, हम इसे दरकिनार नहीं कर सकते हैं। महिलाओं को सहारा नहीं, ताकत दी जा रही है। ये जो विधेयक आ रहा है, ये जो कानून आ रहा है उससे। लेकिन अगर तस्वीर ये है तो बहुत सारे प्रावधानों की उसमें ज़रूरत है। ऐसी कई तस्वीरें वक्त वक्त पर वायरल होती रही हैं। मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये भी हमारे महिला आरक्षण सिस्टम की हकीकत है और इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ महिला चुनी ज़रूर जाती है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर उनके पति या बेटे कामकाज संभाल रहे होते हैं। वही लोग मीटिंग में जाते हैं, वही लोग वोटरों से डील करते हैं। वो शान से पोस्टरों और लेटर पैड या गाड़ियों पर सरपंच पति, सरपंच पुत्र लिखवाते हैं। ये देखिए, सरपंच पतियों पर कसेगा शिकंजा। सरपंच पति क्या है, सरपंच पुत्र क्या है? वो सीट रिजर्व है महिला के लिए, उसने चुनाव लड़ा, लेकिन सारा कामकाज घर का मर्द जो है वो देख रहा है, या तो पति हुआ या पुत्र हुआ। मतलब ये है कि जनता के वोट से जीतने के बाद भी महिलाओं की जो हालत है उसमें बहुत बड़े लेवल पर बदलाव क्या दिखा है, ये सवाल मैं आपके सामने रखती हूं। इस बारे में हम और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सवाल पूछना भी जरूरी है कि जो तस्वीर, ऐसी स्थिति उन महिलाओं के साथ नहीं होगा जो बिल लागू होने के बाद विधायक या सांसद चुनी जाएगी। ये क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि वहां पर तो आपको प्रेजेंट रहना होगा। देश को आज़ाद हुए 76 साल और देश में पहला चुनाव हुए 71 साल हो गए हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति महिला है। देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायतों यानी संसद और विधानसभाओं में उसके बावजूद महिलाओं की भागीदारी कम है। उसे बढ़ाने के लिए कानून बनाना पड़ा है। महिलाओं को उनकी आबादी की संख्या में प्रतिनिधित्व देने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक लाना पड़ा है। यकीनन इसका फायदा होगा, इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन कुछ गंभीर सवाल है जिन्हें हकीकत की कसौटी पर परखना जरूरी है। हमारे देश में 1993 से ही शहरों और गांवों की राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण तय है। निश्चित रूप से इसकी वजह से पंच, सरपंच से लेकर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट कमेटी में महिलाओं का नेतृत्व उभर कर आया है और करीब 14,54,000 से ज्यादा महिला रिप्रेजेंटेटिव्स आज अलग अलग पदों पर चुनी जा रही हैं या चुनी जा चुकी हैं। ये कुल जनप्रतिनिधियों का करीब 45% से ज्यादा है और इसकी कामयाबी को देखते हुए कम से कम 21 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया है। मैं आपको देश के नक्शे पर दिखा रही हूं, जिसमें ज्यादातर राज्यों की पंचायतों में आप देखिए 50% से ज्यादा महिला आरक्षण है। ये राज्य नक्शे में लाल रंग में दिख रहे हैं आपको। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। लेकिन इस भागीदारी में गंभीर खामी है। और ये बात मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि ये मुद्दा राज्यसभा में भी इस विधेयक पर चर्चा के दौरान उठा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी राजनीतिक पार्टियों की एक गंभीर खामी की तरफ इशारा किया। सुनिए। और सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं एक पार्टी बोल के नहीं बोलता, सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। आज लोकसभा में करीब 15.2% और राज्यसभा में करीब 10% महिला सांसद है। 543 सीटों वाली लोकसभा में फिलहाल सिर्फ 78 महिला सांसद हैं, जबकि 238 सीटों वाली राज्यसभा में 31 महिला सांसद हैं। 71 साल पहले जब 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था, तब करीब 5% महिला सांसद हुआ करती थी।
आज लोकसभा में अब वो 78 महिला सांसद हैं, लेकिन इनमें से 32 सांसद या तो नेताओं की पत्नी हैं, या नेताजी की बेटी हैं, या फिर नेताजी की बहू हैं। यही हाल राज्यसभा का है। यानी 70 साल में कोई बड़ा बदलाव आपने नहीं देखा। हाँ, 78 जरूर हो गई है 5 से, लेकिन स्थिति कमोबेश हर विधानसभा की एक जैसी। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूं। इसमें देश के नक्शे पर आपको 3 रंग अभी दिखेंगे। जो राज्य लाल रंग के हैं उनमें छत्तीसगढ़ है, महिला विधायकों की संख्या यहाँ 14% है। फिर पश्चिम बंगाल देख लीजिए 13.7% है। झारखंड देख लीजिए 12.4% है। पीले रंग में जो राज्य आपको दिख रहे हैं उनमें 10 से 12% महिला विधायक हैं। इन राज्यों में बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली मैप में आपको अलग अलग रंग में इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। बाकी के सब राज्य सफेद रंग में दिख रहे हैं, जहां पर महिला विधायकों की संख्या 10% से भी कम है। अब यह बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि इनमें से कितनी महिलाएं या तो नेताओं की रिश्तेदार होंगी या कितनी महिला विधायकों के नाम पर उनके घर के पुरुष काम कर रहे होंगे। कई मानों में कई महिला विधायकों की स्थिति उन्हीं महिलाओं जैसी है जिनके नाम पर सरपंच पति या सरपंच पुत्र काम चला रहे हैं। इन महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों या बेटों का उनके कामकाज में इतना दखल है कि ज्यादातर इलाकों में हकीकत में पंचायती राज आया ही नहीं है। महिला नाम की जनप्रतिनिधि है बस, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है। ये इतनी चिंता की बात है कि लोकसभा में भी इस पर सवाल उठा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसी साल एक सवाल के जवाब में क्या कहा था, सुनिए। आमतौर पर यह शिकायतें आती हैं कि महिला जनप्रतिनिधियों के पति उनके अधिकारों का उपयोग करते हैं। जब कभी केंद्र को ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो इन्हें संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है ताकि इनका निवारण हो सके। मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में परामर्श भी अब जारी कर दिया है। और ये बिल्कुल सही है कि पंचायत का मामला राज्य सरकार के अधीन है और इसीलिए केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये मामला इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस बारे में लाचारी जता चुकी है। इसी साल एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में सरपंच पतियों और सरपंच पुत्रों का दखल रोकने के लिए एक याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारा मानना है ये इस अदालत का काम नहीं है। हमें लगता है कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर गौर करना पंचायती राज मंत्रालय का काम है कि क्या आरक्षण के मकसद को लागू करने के लिए कोई बेहतर सिस्टम मौजूद है। सरपंच पतियों की मनमानी पर कई जगह नकेल लगाई गई, लेकिन फिर भी संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इनकी शिकायतें पहुंच रही हैं और इसीलिए सिर्फ सरकार और अदालतें इसे रोक नहीं सकती। इसके लिए हम सबको, हम लोग जो वोट देते हैं, हम सबको ये कोशिश करनी होगी कि ऐसी महिलाओं को चुने जो खुद अपने फैसले कर सके, अपने पति या बेटे की कठपुतली ना बने। तभी ग्राम पंचायत से देश की सबसे बड़ी पंचायत तक आरक्षण का मकसद सफल होगा। आप अपने परिवार को सपोर्ट सिस्टम की तरह तो इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन आपका परिवार आपको कठपुतली बना दे सिर्फ इसलिए कि वो जगह, उस पर चुनाव कोई और नहीं सिर्फ आप लड़ सकती हैं, तो फिर ये जो मकसद है और जिस नीयत से लाया जा रहा है वो दोनों फेल हो जाएंगे। और अगर दोनों फेल हुए तो फिर देश और देश की ये 50% आबादी प्रगति नहीं कर पाएगी। अब आधी आबादी की शक्ति से जुड़ी ये खबर भी महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के हित में जो बड़ा कदम उठाया, ये माना जा रहा है कि इससे महिलाओं का नया नेतृत्व आएगा, एक बड़ा सशक्तिकरण होगा। लेकिन हम बीते 9 साल से ज्यादा में पीएम मोदी के कामकाज और उनकी योजनाओं को अगर तौलने की कोशिश करें, अगर परखने की कोशिश करें, तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि अकेला एक बहुत बड़ा फैसला नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी लगातार महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं। ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं सशक्तिकरण के, जिनके बारे में सिर्फ कल्पना की जाती थी। जब पीएम नियुक्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर
सीएम पद की कुर्सी आनंदी पटेल को सौंप रहे थे, तभी उन्होंने इस तरफ इशारा कर दिया था। देश की सबसे बड़ी कुर्सी यानी राष्ट्रपति चुनने की जब बात आई तो उन्होंने ये जिम्मेदारी एक आदिवासी महिला को दी, हमारी आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। पीएम मोदी ने अपनी पहली कैबिनेट जब बनाई तो देश के सबसे बड़े पद में से जिम्मेदारी, सबसे महत्वपूर्ण पदों की, बड़े पदों की जिम्मेदारी महिला को दी। पीएम मोदी की पहली कैबिनेट में स्वर्गीय सुषमा स्वराज भारत की पहली महिला विदेश मंत्री बनी। निर्मला सीतारामन रक्षा मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय सौंपा गया, अब वो वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 9 महिला मंत्री थी, जबकि इस वक्त उनके मंत्रिमंडल में 11 महिला मंत्री हैं। पीएम मोदी की दूसरी सरकार में 7 महिलाओं को पहली बार कैबिनेट में जगह मिली। इनमें मीनाक्षी लेखी, शोभा करंदलजे, दर्शना जरदोश, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, भारती पवार, ये सब महिला सांसद शामिल हैं। इनके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह उनके पहले कार्यकाल में भी मंत्री थी। और बात सिर्फ सरकार में मौका देने की नहीं है, बल्कि उनकी ज्यादातर स्कीम में भी आप देखिए महिलाओं पर खास जोर रहता है। जब सबके बैंक खाते यानी जनधन खाता खोला गया तो सबसे ज्यादा फायदा बताइए किसको हुआ? महिलाओं को। इन महिलाओं ने पहली बार बैंक देखा। पीएम आवास योजना, महिलाओं को सबसे ज्यादा आवास इस योजना में मिले। देश की ज्यादातर महिलाएं, खासकर गांव की महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? शौच के लिए घर से दूर जाना पड़ता था, मेंटल टॉर्चर था। इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान योजना में हर घर शौचालय योजना की शुरुआत हुई, जिसे इज्जत घर भी कहा गया। मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं, ये दर्द मैं कहे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा? देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा? और वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। महिलाओं के सम्मान के लिए लाल किले से पीएम ने जो बातें कही वो क्या बताती? वो बताती हैं कि उनकी प्राथमिकताओं में किस हद तक महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं। मोदी सरकार में खासतौर पर महिलाओं के लिए कई योजनाएं आई। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें से कुछ का जिक्र अगर मैं करूं तो पहली है उज्ज्वला योजना, जिसमें महिलाओं को मुफ्त गैस चूल्हा और सिलेंडर दिया गया ताकि उन्हें लकड़ी या कोयले के धुएं में खाना बनाने से मुक्ति मिले। अब तक इस योजना में लगभग 9 करोड़ 59 लाख गैस कनेक्शन दिए गए हैं। देश में स्त्री पुरुष अनुपात सुधारने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की। इसका फायदा यह हुआ कि भारत में पहली बार कुछ राज्यों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हुई। 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं का अनुपात हासिल किया गया। लड़कियों को पढ़ाई के बाद आर्थिक मदद मिले, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना लाई गई। इसमें 10 साल से कम उम्र की बेटियों को हायर एजुकेशन या उनकी शादी के वक्त अच्छी खासी रकम मिलती है।
जिससे अब तक 3 करोड़ 18 लाख अकाउंट्स जो हैं खुल चुके हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव याद कीजिए 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई। जनधन योजना में 56% बैंक अकाउंट महिलाओं के खुले। मुद्रा लोन में महिलाओं को 27 करोड़ से ज्यादा लोन दिए गए। पीएम मातृत्व वंदना योजना, इसमें गर्भवती महिलाओं को डायरेक्ट बैंक पे 5,000 रुपए दिए जाते हैं। इसका फायदा लगभग 3 करोड़ 30 लाख महिलाओं को मिला। पीएम मोदी के विरोधी उन पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हैं। उन पर यह आरोप लगाते हैं कि उनका अपना परिवार कहां है, लेकिन देश को जिस शख्स ने परिवार माना, उस परिवार में महिलाओं को क्या कुछ मिला, उसमें आप देखिए एक और आपके सामने लिस्ट। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी कुप्रथा से पीएम मोदी ने आजादी दिलाई। 19 सितंबर 2018 ट्रिपल तलाक बिद्दत के खिलाफ मोदी सरकार कानून लेकर आई, जिससे लाखों मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली। मुस्लिम महिलाएं कभी बिना महरम या अपने रिश्तेदार, अपना बेटा, मामा, पति या भाई, इनके अलावा हज पर जाने की सोच ही नहीं सकती थी। और इनमें से अगर कोई आपको हज पर ना ले जाए तो वो मुस्लिम महिला जिंदगी भर बस ख्वाब पाले बैठती कि अब बस यहीं से खुदा को याद किया जाएगा। लेकिन गैर महरम के हज यात्रा करने की इजाजत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मिली। इसी सरकार ने दिलाई। इस साल करीब 4,000 महिलाओं ने बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के हज यात्रा की। सेना भर्ती के लिए 2019 में पहली बार एनडीए में लड़कियों को एंट्री दी गई। 1,77,654 लड़कियों ने परीक्षा दी और जो पास हुई उनको सेना में परमानेंट कमीशन मिला। जबकि पहले महिलाओं की सर्विस 10 साल तक रहती थी, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता था। अब इन योजनाओं के बारे में महिलाओं का क्या कहना है, यह भी आपको सुनना चाहिए। सबने कहा, लेकिन मोदी ने किया। या उज्ज्वला योजना हो, या आवास योजना हो, या राशन कार्ड हो, या स्वास्थ्य बीमा कार्ड हो, या सुकन्या योजना हो, जितना लाभ है महिलाओं के लिए ही सोचे हैं और हमेशा महिलाओं के हित के लिए काम करते हैं। अभी रोटी से लेकर हम लोग सांसद और विधानसभा तक भी हम लोग वर्चस्व जमाएंगे, ये मोदी जी की ही देन है। और 24 में फिर जीत कर हम महिलाओं के लिए और भी बड़ा सौगात लाएं। और अब विश्व गुरु भारत कैसे नई संसद से इबारत लिखने को तैयार है, हम वो देखेंगे। और इसी के साथ आपको ये बताना जरूरी है कि कल जो चर्चा होने वाली है महिला आरक्षण बिल पर, उस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी, ताकि आसान शब्दों में आपको समझाए कि क्या हुआ है और क्यों होना जरूरी है। अब से चंद घंटे पहले एक ऐतिहासिक इमारत गवाह बन रही थी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बदलते स्वरूप के। करीब 1 सदी से जो इमारत भारत के बदलते भाग्य का गवाह रही, वो इमारत अब विरासत नए हाथों में सौंप चुकी है। पुराने संसद भवन में जब लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद जुटे तो सेंट्रल हॉल ने अंतिम बार अपनी भव्यता देखी, अंतिम बार माननीयों की मेजबानी की। दशकों पहले जो सेंट्रल हॉल संविधान सभा का मेजबान रहा था, वो सेंट्रल हॉल अब विश्राम की अवस्था में चला गया। पीढ़ी दर पीढ़ी लोकतंत्र को मजबूत करने का गवाह बनने के बाद सेंट्रल हॉल आज रिटायर हो गया। न सिर्फ सेंट्रल हॉल बल्कि पूरा गोलाकार संसद भवन आज रिटायर हो गया। भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया, हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया।
भारतवर्ष में इस संसद भवन ने लोकतंत्र की नींव पड़ते देखी और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनते देखा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले देश का अगुवा बनते देखा। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विरासत को ओढ़कर इस संसद भवन ने खड़ा होना सीखा और पीएम मोदी के नेतृत्व ने विश्व गुरु बनने की तैयारी की। जिस सेंट्रल हॉल में राष्ट्रीय ध्वज को अडॉप्ट किया गया, जिस सेंट्रल हॉल ने राष्ट्रगान को अडॉप्ट किया, उस गोलाकार संसद भवन में सांसद आखिरी बार एक साथ बैठे नजर आए। सेंट्रल हॉल 1947 में गरीबी से लड़कर 2047 में विकसित भारत बनने के लिए बढ़ते कदमों का साक्षी बना। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर पुराना संसद भवन इतिहास बना और नए संसद भवन का श्री गणेश हुआ। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहाँ विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आज पुराने संसद भवन को नया नाम संविधान सदन मिला। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने संसद भवन की विरासत और परंपराओं को याद किया। इसके बाद दोपहर 12:45 पर सेंट्रल हॉल और गोलाकार संसद भवन के रिटायरमेंट का ऐलान हुआ। रिटायरमेंट से पहले पुराने संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों का फोटो सेशन हुआ ताकि स्मृतियां शेष रह जाएं। मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। आज सेंट्रल हॉल ने आखिरी बार माननीयों को निहारा, सांसदों को निहारा। माननीयों ने हाथ जोड़कर सेंट्रल हॉल का अभिवादन किया और अगले पड़ाव के लिए चल निकले। हम सब लोग नए संसद भवन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये नया संसद भवन हम सब के लिए नई आकांक्षाओं, नई अपेक्षाओं और नई उम्मीद, नई उमंग के साथ होगा, मेरी ऐसी आशा है। गौरवशाली यात्रा में हमने देश में कई क्रांतिकारी बदलाव भी किए। आज जनता नए भारत के लिए आकांक्षी है। आज लोगों को हमसे अपेक्षाएं बढ़ी है, आकांक्षाएं बढ़ी हैं, उम्मीद बढ़ी है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अपने संवैधानिक दायित्वों का शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करें। On this momentous occasion, as we stand on the threshold of adding a new chapter to the annals of our parliamentary democracy, I congratulate you all on our phenomenal rise. We all are indeed privileged to be witnessing this history in the making as we bid adieu to this magnificent parliament building which houses both the chambers of our parliament and this imposing central hall and move to the new one.
और इन तस्वीरों को आज आपको देखना चाहिए। सबसे आगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, उनके साथ कदमताल कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस तस्वीर में नितिन गडकरी भी दिख रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी हैं और उनके पीछे चल रहे हैं तमाम केंद्रीय मंत्री। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी पीछे पीछे चल रहे हैं। यह ऐतिहासिक पल है, इतिहास को विदाई देने का पल है, इतिहास को रियर व्यू में छोड़कर सुनहरे भविष्य के उस सुनहरे काल में कदम रखने का पल है। और हम ये आशा और उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान और भारत की ये तकदीर बुलंद रहे। द रूबिका लियाकत शो में इजाजत, आप देखते रहिए भारत 24।